अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में 50 साला शख्स को इंतहाई बेदर्दी से अला सुबह कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी बीवी का बेटा निकला, यानी उसका सुतेला बेटा निकला। मुलजिम ने अपने सुतेले बाप को क्यों कत्ल किया, इस कत्ल के पीछे मुहरिकात क्या हैं, क्या पुलिस अब तक मुहरिकात को जान सकी है, और बुरसा जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनको पुलिस की तफ्तीश के ऊपर कितना एतमाद है। माहिर नफ्सियात इस मुलजिम के बारे में क्या कहती हैं जिसने अपने सुतेले बाप को कत्ल कर दिया। ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ग्रीन टाउन के इलाके में पेश आया, जहाँ पर 50 साला शख्स को उनकी दूसरी बीवी के बेटे ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात क्या हैं, कितना अरसा पहले उन्होंने ये दूसरी शादी की थी, क्या घर वालों को एतमाद में लेकर शादी की थी, कोई जायदाद का तनाज़ा था। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो उनके कत्ल के बाद जन्म लिए, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश के अंदर भी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी कि कत्ल के मुहरिकात क्या हैं, वजह अनात क्या बनी थी। उनके अहले खाना, उनकी बेटियां, उनके भाई वगैरह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ था और इस शादी का इनको कब पता चला। सबसे पहले मोहतरम, आपका इसमें ग्राम में शाहिद आरिफ मेरा नाम। शाहिद साहब, आपका मकतूल के साथ क्या ताल्लुक? वो मेरे बड़े भाई थे। क्या हुआ आपके बड़े भाई को, किसने कत्ल किया? वो उसके जो उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी ना, उसके छोटे बेटे ने उसको कत्ल फायर मारे उनको। सुबह 26 तारीख को ये हसन बसरी रोड पे ना, वो सुबह आ रहे थे घर से, नाश्ता लिया हुआ था, तो पीछे से आके पहले उसने एक फायर मारा, फिर आगे से आके 2 फायर मारे, फिर इनमें आपस में हाथापाई होती रही है। फिर बाद में उन्होंने फिर बाद में दिमाग में फिर उसने मारा। वजह क्या है? वजह ये मालूम नहीं हो सकी कि इसने किस बेस के ऊपर मारा। पुलिस वाले भी नहीं ये बता सके हमें ये क्या वजह है। तो पुलिस वालों ने हमें तो बड़ा दिया था कि हाँ जी हमने आपके साथ हैं, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन कोई उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोऑपरेट नहीं किया कि जो हमें पता चले कि ये हमें इंसाफ मिल सकता है इनसे। कितना अर्सा पहले आपके भाई ने शादी की थी? ये 4 साल पहले इन्होंने। और जो पहली उनकी अहलिया थी, हाँ जी, उनको वो कहाँ पे? वो फोत हो चुके हुए थे। उनके बाद है ना हमें भी पता चला था। तो पहली शादी में से उनके कितने बच्चे? उनके 2 बेटियां उनकी हैं। और ये शादी उन्होंने जब 4 साल पहले की तो आप लोगों को एतमाद में, यानी भाइयों वगैरह को एतमाद में लेके की? नहीं, हमें तो इत्माद में नहीं लिया था ये चीज़, ये बाद में हमें पता चला था। कितना अर्सा पहले? 6 माह बाद हमें। शादी के 6 माह बाद। बाद। तो इस बीवी में से भी कोई उनकी औलाद थी? नहीं, उनमें कोई नहीं। तो ये जो जिसने कत्ल किया ये उस खातून की पहली औलाद? हाँ जी, पहले शौहर। हाँ जी। कितने बच्चे थे पहले? उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटी हैं। तो आप लोगों से वो मिलते थे बच्चे वाले? नहीं, हमसे नहीं मुलाकात होती थी, लेकिन वो अपनी माँ से मिलते थे। भाई आप इसी घर में रहते थे आप लोगों के साथ? हाँ जी, इधर रहते थे, लेकिन वो बच्चे इधर नहीं आते थे। भाई साहब उन्होंने कहा था, लेकिन वो बाद में बच्चियों के साथ उनकी नहीं बनी, तो फिर उनको सेपरेट घर लेके दिया था। पहले बीवी में से जो बच्चियां, यानी 2 बच्चियां जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ उस दूसरी खातून की नहीं बनी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई वगैरह हुई? यही जो छोटे छोटे घर के काम जो होते हैं चीज में, ये कर लें या वो कर लें, तो उससे नहीं। तो उसका मकसद यही था कि मुझे सेपरेट घर लेके दें। ठीक, तो फिर वो सेपरेट हो गई। पहले शादी के बाद इधर ही आई? जी हाँ जी। और कितना अरसा बाद फिर सेपरेट घर लेके? थोड़ा ही अरसा, कोई मेरे ख्याल में 2-3 माह होंगे, इतने ही मेरे ख्याल हो। तो फिर वो सेपरेट हो गए। वो मेन मकसद उसका यही था कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। तो इधर वो मना किया होता कि इधर नहीं बच्चों ने आना। ठीक है। ये थे। तो फिर वो उसके बच्चे आते रहते, मिलते रहते थे। माशाल्लाह उसकी एक बच्ची की शादी हुई है, भाई ने भी उसमें बड़ा साथ दिया, पैसे वगैरह हर चीज़। फिर उसके बच्चे की शादी हुई, फिर उसको भी उन्होंने पैसे दिए। अच्छा। मैं 4 साल तक वो खाते भी दे रहे हैं। ये 6 माह से हमें नहीं मालूम हुआ कि इसका कोई छोटे बच्चे का कोई ज़हन खराब कर रहा था। कितनी उम्र है इसकी जिसने कत्ल किया? ये 20 से 22 साल का ये। 6 महीने में आपने ऐसा क्या देखा जो आप कह रहे हैं कि 6 महीने में उसका कोई दिमाग वगैरह ऐसा चेंज हुआ? क्या देखा? वो 4 माह पहले ना आया था, तो भाई के ना दुकान पे उन्होंने गन लगाई थी। वो तो अल्लाह की तरफ से वो गन नहीं चली, ये तो उसी दिन वो मारने आया होता, इरादा करके आया होता।
फिर हमारे दुकानदार भाइयों ने साहब ने उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वो FIR करा रहे, पर्चा करा दे। तो अच्छा क्या वो बात करके तो उन्होंने टाल दी। फिर बाद में उसने अपनी पिछली दूसरी बेगम से बात की, फिर उन्होंने कहा तो आपकी अपनी मर्जी है। उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम्हारा, फिर बाद में तुम कहोगे कि मेरे बेटे के ऊपर तुमने ऐसा किया। फिर 1-2 दिन बाद उसका दादा और उसका बड़ा भाई आया तो माफ़ी मांग के ना तो चले गए ये। लेकिन वो उसने अपने जहन में वही चीज़ रखी हुई थी। वो 6 या 4 माह से वो उसका ना पीछा कर रहे थे कि कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं ये चीज़। वो 26 तारीख को उन्होंने वो मौका दे के तो ये जो खातून थी, आप कोई जानने वाली थी, कोई रिश्तेदार ताल्लुक वगैरह? नहीं, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं था। समझ लें कि वो एक जैसे कस्टमर होता है दुकान के ऊपर आते हैं तो उधर से फिर इनका कोई हुआ। ठीक है बेटा, आप बताइएगा, आप बड़ी बेटी हैं? हाँ जी, मैं बड़ी बेटी हूँ। किस तरह के थे आपके वालिद? आपके यानी होता है ना कि वालिद के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है या बस थोड़ा सा एक ताल्लुक में कमी होती है? नहीं, मेरे पापा से अच्छे ताल्लुकात हैं हम दोनों के। हमारे पापा हमारे साथ ठीक थे, फ्रैंक थे। हम दोनों भी और पापा भी हमसे सही बात खुल के फ्रीली सारी बातें करते थे। तो सही था, हमारे घर का माहौल तो ठीक था। तो जब ये शादी हुई, आप लोगों को पता था कि आपके वालिद शादी करना चाहते हैं या कभी आपसे बात उन्होंने की हो कि मैं शादी करना चाहता हूँ? उन्होंने शादी से पहले तो मुझसे बात नहीं की थी। शादी के बाद मुझे कहा था कि अगर मतलब इस तरह से मैं शादी करना चाहूँ तो हमने उन्हें कहा था कि हम आपको कहेंगे कि आप करें शादी, हम आपको इस चीज़ से नहीं रोक रहे, ना हम हक रखते हैं इस चीज़ का। उसके बाद उन्होंने मैं बताया था कि इस तरह से शादी कर ली है उन्होंने। तो फिर जब आप लोगों को पता चला कि शादी कर ली है, फिर वो आपकी सेकंड जो मदर थी उनको लेके यहाँ पे आ गए? हाँ जी, वो लेकर आए थे यहाँ पे और वो 1-2 महीने यहाँ पे रुकी थी, फिर उसके बाद वो चली गई। तो किस तरह का रवैया था? जैसे आपके चचा भी बता रहे थे कि वो नहीं रहना चाहती थी, तो क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसी एपिसोड्स थी जो उनके यहाँ से जाने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि वो चाह रही थी कि वो अपने बच्चों से मिलें। वो यहाँ पे अपने बेटों को भी लेके आना चाह रही थी। हम लोग ने उन्हें ये कहा था कि आपकी बेटियाँ यहाँ पे आके मिल लें, और वो आती थी मिलने के लिए। उनकी दोनों बेटियाँ उनसे मिलने आती थी यहाँ पे। मेन वजह सिर्फ उनके बेटे की थी कि उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पे ना आए मिलने के लिए। तो वो ये कह रही थी कि नहीं, मैंने अपने बेटों से भी मिलना है लाजमी, तो आप मुझे सेपरेट घर लेके दो, मैंने सेपरेटली रहना, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। मेन वजह यही थी उनके यहाँ से जाने की। जब वो यहाँ से चली गई तो कभी वालिद साहब ने कोई बात वगैरह उनकी शेयर करते थे आपसे? यही हमेशा उन्होंने बस यही कहा कि अच्छी हैं, ठीक है। हमारा मतलब दोनों के जो आपस में तनाज़े हुए हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उस बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि कोई लड़ाई चल रही है या क्या मसला है क्या नहीं, वो नहीं बताया। लेकिन बाकी सब ठीक था। हम लोग उनसे मिलते थे, वो भी हमसे मिलती थी। वो बात ये थी कि वो बस रवैया ये कि जैसे वो अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल करती थी, उनको ज़्यादा पूछती थी, ये वो हमारे साथ नहीं करती थी। तो हम जो है वो अपने अब्बा को बस यही कहते थे, तो वो कहते थे कि नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो जब वो शिफ्ट हो गए यानी दूसरा घर ले दिया, तो कितना यानी कितनी ज़्यादा दफ़ा वो यहाँ पे आते थे? हफ्ते में कितने दिन आते थे? हमारे बाबा सुबह के टाइम पे यहीं पे होते थे हमारे साथ, सिर्फ रात में उधर जाते थे। कभी उन्होंने, जैसे ये आपके चचा बता रहे हैं कि एक दफ़ा उनका बेटा आया, उसने पिस्टल तान लिया? हाँ जी, 4 मंथ्स पहले आया था वो यहाँ पे। उसने नीचे पिस्टल रखी है उनके, हाँ जी, नीचे शॉप पे आया था वो, उसने रखी है। लेकिन वो नहीं चली, वो अल्लाह का हुक्म के तब नहीं चली है। लेकिन बाद में उसने फिर ये किया काम। तो आपने कभी अपने बाबा से इस बारे में बात नहीं की कि आपका यानी जो आपकी बीवी का बेटा है उसने ऐसे आपको मारने की कोशिश की, दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है या आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है? हमने उनसे बात की थी कि आपको रिपोर्ट करवानी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि मैंने आंटी से बात की है, तो वो कह रही हैं कि मेरा बेटा है इस तरह से। तो आप, और बाद में उन्होंने कहा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसके बड़े भाई ने, दादा ने, तो मैंने माफ़ कर दिया। वो ऐसे इंसान थे कि उनसे माफ़ी मांग ले वो, तो वो माफ़ कर देते थे बातों को ज़्यादा, या किसी मामले को ज़्यादा खींचते नहीं थे कि भाई मैं इसको दुख दूँ या कुछ भी। लेकिन उन्होंने एहसास नहीं किया इस चीज़ का करते हुए। बेटा आप तबीयतन कैसे थे आपके वालिद? बहुत अच्छे थे, हमेशा वो दूसरों का ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी, जिसे कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाया था। और कभी अगर लड़ाई भी हो जाती थी आंटी से, तो वो यही कहते थे कि मैंने उसके साथ शादी की है, तो मैं उसको मतलब कि जो अक्सर लड़ाई हो जाती थी तो बात ज़्यादा पहुंच जाती थी, तो वो ये कहते थे कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसको इस तरह डिवोर्स नहीं दे सकता। अब वो मेरी बीवी है, तो मैं हर बात का एंड पे उसको, क्योंकि वो हर लड़ाई पे डिवोर्स का कहती थी कि मुझे डिवोर्स दे दो,
तो वो ये कहते थे कि तुम मुझसे बात ना करो लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो फिर जो भी वो कहती थी कि ये करो वो करो, तो बाबा फिर ना भी उनके पास कोई रिसोर्सेज होते थे लेकिन वो फिर भी उनकी हर बात पूरी करते थे कि उन्हें जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में अपने बेटे के लिए चाहिए या अपनी बेटियों के लिए कुछ पैसे कुछ भी हो, तो वो उनका हमेशा पूरा करते थे। बेशक हमें वो नहीं बताते थे लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने हमसे शेयर किए थे 2-3 बातें, तो उन्होंने हमें बताया था कि आप दोनों में ज़्यादा कौन अटैच था वाली साहब से? हम दोनों ही अटैच थे। तो कभी उन्होंने बताया था कि कैसे ये आपकी जो सेकंड उधर थी कैसे मिली और फिर कैसे शादी का प्लान बनाया? शादी के 6 महीने बाद आप लोगों को पता चला? जी, वो कस्टमर थी बाबा की, तो उसी तरह जिसे कहते हैं वो आंटी ने जिसे कहते हैं इस तरह स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से जिसे कहते हैं उन्होंने बाद में शादी की थी। अब आप क्या कहेंगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि पुलिस जो है वो सही से इन्वेस्टिगेट करे, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उस सब का हमें पता चले, और फिर जो इनमें इन्वॉल्व है इस मर्डर में फिर उन सबको भी सज़ा मिले। सिर्फ ये 20-22 साल जेल कोई वो नहीं है, हमें प्रॉपर एक उसकी पनिशमेंट चाहिए, उसका रिज़ल्ट चाहिए कि उसको सही से सज़ा मिले। एक इंसान को आपने 7-8 गोलियां मार दियां और आप कह रहे हैं कि जी 20 साल बस आप जेल में रहेंगी या बस जी, और अगर बेल भी मिल जाए अगर उसको, तो फिर हमें तो कोई जस्टिस नहीं मिला। अच्छा, आप बताइएगा, आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो कितने लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया? मुकदमा हमने एक लोग के खिलाफ इसी के हाँ जी खिलाफ। तो आप लोगों को ये यकीन है कि सिर्फ एक ही बंदा इस वाक़े में मुलविस है और कोई नहीं मुलविस? नहीं, मुलविस वो जिसका ये वेपन था वो फरीद लड़का है, जो इसका सारा माइंड जिसने तैयार किया कि इसको चलाना सिखाया वो इसका दोस्त है। हाँ जी, माइंड क्या तैयार किया? कि ये इसको मसलन चलाना सिखाया था, नशा शराब वगैरह वो सारे उधर ही बैठ के पीते रहते थे करते थे, तो उसके ये सब कुछ देन उसका खोलने वाला वो फरीद लड़का था। अच्छा। अब पुलिस वालों ने ये कॉपरेट उनको साथ हमारे साथ कुछ भी नहीं ऐसा किया कि मैं वो चीज़ उनको वो सारा रिलीफ देते रहे। किस तरह का रिलीफ उनको दे? उनको दिया, वो छोड़ के चला गया जी। हालांकि उनको पुलिस वालों को सारा मालूम था कि पिस्टल किसका है, कहाँ से लिया है, कहाँ पे बैठ के इन्होंने मशवरा किया है, प्लानिंग की है, तो सारा उन्होंने ये चीज़ का, तो उनको वो पकड़ा नहीं, उनको शख्सी जमानत पे छोड़ दिया होगा। सही। मोहतरम, आप उनके बड़े भाई हैं, जैसे आपके भाई बता रहे हैं कि उन्होंने मुकदमा सिर्फ हनूफ जो उनका बेगम का बेटा है उसके खिलाफ, आपको लगता है कि आपके भाई को सिर्फ कत्ल करने में एक ही बंदे का हाथ है? क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है और कोई ऐसी वजह भी नहीं, 4 साल तक ये कहते हैं कि ताल्लुक बिल्कुल ठीक रहा है जी जी, और गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर ताल्लुक ख़राब हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि ताल्लुक ख़राब हो गया? कोई ना कोई तो बुनियाद बनी होगी। वो बेटे का ना शुरू से उनका माइंड था, छोटे बेटे का ना, वो उनको कह रहा था कि ये मुझे तंग करते हैं जी, नदीम साहब भाई मेरे को कह रहे थे ये तंग करते हैं, छेड़ते हैं मुझे, गुजरता हूँ मैं इधर से। ये बात हुई थी 1-2 मरतबा मेरे साथ। क्या कहते हैं, नदीम भाई ने मुझे कहा, तो और भी उन्होंने कहा लोगों ने मुझे कि ये इधर से मैं गुजरता हूँ मुझे शरारतें करते हैं, ये किया वो किया। तो आप लोग करते थे कोई शरारत? नहीं, ये झूठ था उसका, अनूप का ना, ये झूठ था ये कि जी मुझे ये तंग करते हैं ये करते। उसका माइंड बस उसका 6 माह पहले इधर आया, उसने पिस्टल ढूंढ सा ताना यहाँ पे स्ट्रेट, तो गोली उसने चलाई, ये चली नहीं उससे। ठीक है। तो गोली जब चली नहीं ना, तो हमने ना उसने पकड़ के ना दबोच लिया, मेरे भाई छोटे ने। इतनी देर में हम सब दुकानदार आ गए, हमने पिस्टल छीन लिया उनसे। पिस्टल छीन के तो वो वापिस उसका दादा आया, उसका भाई आया, उसने क्या कहते हैं माफ़ी वगैरह मांगी 2 दिन के बाद। माँ ने भी कहा उसने तुम्हारा बेटा है, क्या हुआ है, तुम्हारा अपना नहीं है तो कोई नहीं, बेटा तो है ना, मैंने तो शादी आपसे की है ना, माफ़ कर दो सर। उन्होंने माफ़ कर दिया। नहीं, जो मेरा सवाल था, आपको लगता है कि इस कत्ल में सिर्फ अनूप ही शामिल है और कोई और उनका बेटा या दोस्त? देखो हमारी नज़र में तो सारे कातिल हैं। कौन कौन? जितने भी उनके पीछे रिश्तेदार जो मिलते गिलते सारे होंगे। क्या ख्याल है? मेरा तो नजरिया यही है कि जी आखिर किसको उसको उंगल चुकले देते रहे हैं ना कोई, तो फिर उसका माइंड बनाना।
पीछे से भड़काते रहे कौन होंगे, भड़काता रहा? जो मिलते हो, जो उनको उनको क्या लालच हो सकती है? कोई जायदाद की लालच हो सकती है? जायदाद कोई नहीं, हाँ। बस वो जी। लेकिन आपके भाई- गैरत लगा लो। गैरत उन्होंने कौन सा आपके भाई तो गैरत होती तो पहले वो अपने माँ को पूछता। नहीं, गैरत तो तब हो ना कि अगर आपके भाई ने भगा के नहीं, उन्होंने तो वो तो निकाह करके लाए थे। निकाह करके लेके आए थे। तो और जो ये घर है जिस पे वो रहते हैं वो उनका जाती घर नहीं, या नहीं। खरीद के दिया हुआ है कि किराए पे? गिरवी लेके दिया था। तो अगर आपके भाई को वो कत्ल करते हैं फिर तो उनको नुकसान ही है ना, उनका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, इस घर से उनको जाना पड़ेगा। गिरवी तो एक मखसूस टाइम के लिए लिया हुआ है, हाँ जी, उन्होंने। तो वो तो इनको तो कत्ल में नुकसान ही है। तो फिर क्यों आपको क्या समझ आती है कत्ल क्यों किया? क्योंकि पुलिस के पास भी कत्ल की तो कोई जवाब नहीं है। हाँ, को हम तो इतने पास उनके पास बैठे नहीं, उनके रिश्तेदारों बहन भाइयों के पास या उनकी लाद के पास हमारे तल्लक इतने तो नहीं है कि जो हम पूछ सके उनसे। पुलिस ने आपको क्या बताया कि मुलजिम ने क्यों कत्ल किया? वो बस यही कह रहे, पुलिस ने तो हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने तो यही कहा जी इसने ही मारा है, इसने कबूल किया, वेपन भी इसका ही है, हर चीज इसकी है। लेकिन जैसे आपके भाई बता रहे हैं हाँ वेपन जी। तो किसी और का था। देखो ना, अभी तो उसकी उम्र क्या थी, ये तो इस सिलसिले में है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है। रिश्तेदारों में हो सकता है या कोई और? देखो, रिश्तेदारों में हो सकता है। जब ये आपके भाई कत्ल हो गए तो आपकी भाभी का क्या स्टेटस है? उन्होंने आपसे राब्ता वगैरह नहीं। किया? जब कत्ल हुआ है ना तो छोटे भाई को फोन आया कि जी आपको भाई को क्या हुआ है जी? ना वो हसन बसरी रोड पे उसको ना फैर लग गया है। किसका फोन है आपको? मेरे उनकी बेगम का, दूसरे का, ठीक है। उनका कहीं का आपके भाई ना उधर ना उनको कोई ना फैर लग गए हैं, तो उधर आप जल्दी से जाओ। ठीक है। तो हम वहाँ पे देखा जाके तो भाई वहाँ पे। उसके बाद आपकी भाई की दूसरी बीवी ने राब्ता कभी नहीं किया? नहीं, वो फिर बाद में ना पुलिस वाले उधर पुलिस वाले गए ले गए थे हैं, ना। वो ताला लगा हुआ था, वो उधर से फिर इधर घर में आ गई थी, इधर घर में आ गई थी। तो इधर उन्होंने कहा तो हाँ, बाद वो में मेरा उसने कजन ले साथ आया था उधर, उसको पता चला तो वो भी आ गया था। तो उसने बताया कि वो तो इधर बैठी हुई है। तो पुलिस वालों ने फिर डाला भेज के फिर वो उसको तो ले बस के गए। लिए ले गए होंगे ना। और उसके बाद कोई राब्ता कभी किया उसने? नहीं, कोई भी नहीं। कोई राब्ता नहीं। नहीं जनाब, तो आपको लगता है कि आपकी दूसरी भाभी जो है वो इसमें मुलविस हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मुशावरत में हमने 3 उनको रखा था, भाभी को और 2 बेटों को मुशावरत में रखा था। कोई प्रेशर सुलह करने के लिए कोई दबाव वगैरह तो नहीं नहीं, डाला? अभी तो कोई नहीं आया। क्योंकि मुदई आप बने, अगर वो खातून मुदई बनती वो तो अपने बेटे को माफ कर सकती थी, क्योंकि अब आप बने हैं तो माफी सारा कुछ तो आपके हाथ में है। तो बिल्कुल। किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं? जैसे आपकी भतीजियाँ कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो मिले, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इंसाफ आपको मिलना चाहिए? हमें इंसाफ यही है कि सर के पुलिस वाले, अदालत वाले इंसाफ करें कि जो उसको हक का सजा का उसको मिलना चाहिए। तो इसने इतनी छोटी उम्र इतना बड़ा काम किया है, तो उसको इतना नहीं आया कि उसने अपना घर भी बर्बाद किया और बच्चियों का बाप भी उसके। तो अब जरिया मुआश क्या बच्चियों का, कैसे इनका? कुछ नहीं सर, ये एक दुकान है नीचे जो है, उससे बस चले, अगर हम किराए पे भी देते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपया। ये यूनिवर्सिटी पढ़ती है, वो कॉलेज पढ़ती है। बाप अगर बाप ही होता है वो हर तरफ से अपनी औलाद के लिए मैनेज कर लेता है। अब वो भाई यतीम बच्ची हैं, अब किधर से वो ऐसा करेंगे? हम तो कानून से बस यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम इसी चीज़ में हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अदालत से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि दूसरों के लिए भी इबरत बने कि इतने जेल में कि उसको इतना माइंड खोल के जो गन चला लेता है, कर लेता है, नशाबादी करके, तो उसने अपना आप को ये करके साबित किया कि मैंने अपना बदला ले लिया जी। किस चीज़ का बदला लिया? अपना घर भी बर्बाद किया, अपनी माँ का भी घर बर्बाद किया, और बाप की बच्चियों का भी उन्होंने छीन लिया। सही। हम यही बस कहते हैं कि हमें इंसाफ बस मिलना चाहिए और उससे सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। सही, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे। जितने भी केसेस आप देखते हैं उसके अंदर पुलिस की अदम तवज्जो, नाअहलियाँ जो हैं वो बहुत अयां हैं। वैसे तो पुलिस अफसरान जो हैं वो बुलंदो बांग दावे करते हैं, बड़ी बड़के मारते हैं कि वो शहरियों को इंसाफ फराहम कर रहे हैं और उनके इंसाफ जो उनकी दहलीज़ों पे फराहम किया जा रहा है। लेकिन ये भी एक केस है कि इनके
भाई को और बच्चियों के बाप को कत्ल कर दिया गया, और जो मुलजिमान यानी जिसने फायरिंग की उसको तो पकड़ लिया गया, लेकिन जो मुलविस हैं जिनकी इमा पे कत्ल किया गया, जिसने असलहा दिया, जिसने उसका जहन बनाया, जिसने उसके साथ मशवरा किया, वो तमाम जो हैं वो आज भी खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं। और ये आज भी इस चीज़ के मतलाशी हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। उनके भाई को जिस वजह से कत्ल किया गया है वो वजह ना सामने लाई जाए, आइंदा इनको नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम जो किए जाएँ। लेकिन पुलिस जो है वो बिल्कुल चुप साधे हुए और इंसाफ के तकाजे पूरे होते दिखाई नहीं देते। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर बुरसा की आपने गुफ्तगू सुनी। उनको ताहाल पुलिस की जानिब से ये नहीं बताया गया कि उनके भाई को कत्ल क्यों किया गया है। बच्चियां जो मकतूल की बेटियां हैं वो ये कहती हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी तकाजा करती हैं कि उनको जिस मुलजिम ने उनके बाप को कत्ल किया है उसने कत्ल किया क्यों है, क्या वजह थी, जबकि उसके वालिद ने कातिल की माँ से शादी की हुई थी, उनका तमाम अखराजात उठा रहा था और अलहदा घर लेके दिया हुआ था। ये भी नहीं था कि कंबाइंड फैमिली में रह रहा था। जिस तरह से इस केस में मुद्दइयों को ताहाल पुलिस की जानिब से मोटिव नहीं बताया गया कि किस वजह से, वजह अनात क्या है, किस वजह से कत्ल किया गया है, क्या अगर कातिल की जानिब से वजह अनात या कत्ल का मोटिव जो है वो ना मालूम हो तो केस पे कितना असरअंदाज होता है, ये जानने के लिए हम इसमें मौजूद हैं माहिर कानून शफकत परवीन मुगल साहिबा के साथ। इनसे जानते हैं कि पहले पुलिस की हमेशा ये कोशिश होती है कि जो वजह कत्ल है वो मालूम कीजिए, लेकिन इस केस में तो पता नहीं है, तो केस कैसे चलेगा। शफकत साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, जब फौजदारी के मुकदमे होते हैं या बिलखसूस कत्ल के, उसके अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो इस चीज़ को जांचने की कोशिश करता है कि कत्ल क्यों किया, इस कत्ल के पीछे मुहरिकात क्या थी, अनात क्या था। जिस केस के ऊपर हम आपसे यानी इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके अंदर तो वजह पता ही नहीं चली अभी तक पुलिस को। बिल्कुल, मोटिव बहुत इम्पोर्टेंट है और मोटिव केस पे बड़ा अफेक्ट करता है और जजेस इस चीज़ को देखते हैं। अगर मोटिव प्रूव नहीं होता तो समटाइम बरी भी कर देते हैं और उसको बेनिफिट भी मिलता है। मोटिव बहुत ज़रूरी है। जब कोई मोटिव ही नहीं है तो फिर कोई किसी को क्यों कत्ल करेगा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई मोटिव होगा जो अगर पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे तो वो ज़रूर मिलेगा। जिस तरह आपने अभी FIR भी पढ़ी, पुलिस जो मकतूल के बुरसा हैं उनकी जानिब से मुकदमा जो है वो एक तो लड़का है हनूक, जिसके ऊपर उन्होंने असलहा डाला कि इसने फायरिंग करके कत्ल किया, लेकिन मकतूल की जो दूसरी बीवी है उसके ऊपर, उसकी जो सुतेली बेटी है उसके ऊपर, उनके ऊपर मुशावरा डाली है कि इनकी माँ के ऊपर कत्ल किया गया। एक बेटा भी शामिल है, एक और बेटा भी शामिल है। तो पुलिस ने ना तो इनको इन्वेस्टिगेट किया, ना इनमें से किसी को हिरासत में लिया। इससे क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये तो पुलिस की नाअहली है। अब ये तो पुलिस ही बता सकती है कि वो इस तरह की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। फिर उस लड़के के पास असला कहाँ से आया, कहाँ से उसकी जो मैचिंग करें उसको सारा देखें और इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। उसके बगैर तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन अधूरी है। अगर फैमिली को अगर लग रहा है कि पुलिस सही तरह काम नहीं कर रही तो वो इन्वेस्टिगेशन चेंज करा ले। ये उनको लॉ राइट देता है कि वो कहें कि ये थाना जो है सही या SHO से IO सही नहीं कर रहा तो दूसरे IO को अलर्ट किया जाए। ये पॉसिबल एप्लीकेशन दे दें तो ये हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चेंज हो जाएगी। जिस तरह इस केस के अंदर मुलजिम जो है उसने कोई कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं दी, उसने बस ये कहा है कि मैंने अपने सुतेले बाप को लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पुलिस की मार के डर से हर कोई बंदा उस टाइम एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन कोर्ट इसको नहीं मानती। नहीं, जैसे कन्फेशनल स्टेटमेंट से मुराद ये कि उसने ये तो ज़रूर कहता है कि मैंने कत्ल किया है,
और मैंने ही कत्ल किया, मेरे साथ और कोई नहीं है, लेकिन वो वजह नहीं बताता। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे की रोशनी में आप क्या कहेंगी कि क्या कोई इसके पीछे मोटिव है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? यानी जैसे आपने अभी आपसे जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि हो सकता है किसी और ने कत्ल किया और इसने कत्ल अपने साथ, इस किस्म के केसेस कभी आए हैं नज़र में, और इस केस में आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? डेफिनेटली एक चीज़ तो ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन को देखें। दूसरी बात ये है कि कन्वर्टेड, जैसे आपने मुझे बताया कि कन्वर्टेड फैमिली है, तो वो भी हो सकता है कि बच्चे को किसी ने प्रोवोक किया हो, इतना ज़्यादा इंस्टिगेट किया हो कि वो मर्डर जैसे कभी काम पे आ गया। तो पॉसिबल है, ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सबको, जितने भी हैं उसमें जितने भी मुल्ज़मान हैं सबको, तो एक मोटिव भी ढूंढना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जब तक ये चीज़ें प्रूव नहीं होगी आप पनिश नहीं कर सकते, कोर्ट सज़ा नहीं देगी और कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखती है। यानी मोटिव जो है वो अदालत में सज़ा के लिए इंतहाई अहमियत, बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे बुरसा कहते हैं कि वो गैरत का अंसर भी इसमें डालता है, लेकिन अगर हम देखें तो गैरत वाली कोई भी चीज़ जो है पूरे केस में कहीं नज़र नहीं आती। जो जिसको उसने कत्ल किया है उसने उसकी माँ के साथ बाकायदा निकाह किया था, निकाह करके शादी की, शादी के बाद जो उसकी सुतीली बेटी थी, पहले उसकी शादी की, अब दूसरी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था। तो वो तमाम चीज़ें जो थी एक बाप होने के फरीज़ा जो था वो कर रहा था। और अगर वो माँ की तरफ से गैरत का कहता है तो वो समझ से बालाता है। नहीं, वो देखें हमारी जो सोसाइटी है इसमें अगर मदर सेकंड मैरिज कर लेती है तो लोग बच्चों को ना बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट करते हैं, तानाजनी करते हैं कि तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली। ये तो वैसे भी कन्वर्टेड थी, पहले क्रिश्चियन थी, फिर मुस्लिम हुई, फिर शादी की, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उसे ताने भी देते होंगे, प्रवोक भी करते होंगे कि तुम ये करो काम। कोई ये इतनी कोई हैरानगी की बात नहीं है, अगर होता है। अगर शफकत साहब ये वजह है तो अदालत में ये इस चीज़ की प्ली ली जा सकती है। देखिए पहले एक दौर था जिसमें कहते थे गैरत के नाम पे कत्ल, लेकिन कोर्ट्स इन चीज़ों को नहीं मानती। लॉ, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, जो लॉ ने जिस चीज़ में फैसिलिटेट किया है उसी के अकॉर्डिंग बात होगी, उसी के अकॉर्डिंग सज़ा होगी, अदरवाइज और लॉ में और कुछ नहीं होता। और ये दोबारा से वही लास्ट क्वेश्चन कि अब ट्रायल चल रहा है, जैसे जैसे ट्रायल चलता जाएगा शहादतें आएंगी, गवाहान आएंगे, लेकिन वजह अनाद नहीं पता चलेगी। आप इसको आप क्या समझती हैं, आपकी नज़र में केस की क्या वैल्यू है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन विदाउट मोटिव जो है केस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अब इसमें तो जो गैरत के नाम पे कह रहे हैं मुझे तो वही कन्वर्टेड इशू लगता है। अदरवाइज तो इसमें आपने बताया है कि माशाल्लाह बेटियों के साथ भी वो लाई तो कत्ल तो फिर कत्ल हुआ, अगर गैरत के नाम पे भी है तो डेफिनेटली मर्डर तो मर्डर होता है, उसकी सज़ा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ज़रूर मिलेगी, चाहे उसने जोश में किया है चाहे किसी के कहने पे किया है। लेकिन ये है कि पुलिस को इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सारे प्रोस्पेक्टस देखने चाहिए कि कोई और वजह तो नहीं, किसी और ने मार के तो नहीं इनके लगा दिया, क्योंकि ये एक अच्छे तरीके से रह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये सारा एक्चुअली बेसिकली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सबूत उन्होंने ढूंढे। जी बहुत शुक्रिया। आप शफकत परवीन साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे थे। आपने जैसे मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि उनको वजह अनाद बताया जाए, और शफकत साहिबा हमारे कानून होने के नाते उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि अगर कत्ल की वजह ही नहीं पुलिस दरियाफ्त कर पाएगी, उसकी पुलिस की अपनी नाअहली और नाकिस तफ्तीश की वजह से वो अगर अभी तक वजह अनाद और कत्ल के पीछे जो मुहरिकात हैं वो नहीं जान पाई, तो इसका बेनिफिट जो है वो मुलजिम को कहीं ना कहीं मिलेगा। और अदालत में जब केस चलेगा, ट्रायल चलना शुरू होगा, तो ट्रायल कोर्ट डेफिनेटली वजह पूछेगी, और पुलिस अभी तक कोई वजह जो है वो नहीं तलाश कर पाई। इस कातिल की क्या ज़हनी कैफियत हो सकती है, इसने क्या लोगों के तानों में आके कोई किसी की जान ले सकता है या नहीं ले सकता, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नफ्सियात के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करें इसके अंदर पुलिस की नाअहली और कोताही तो एक तरफ है, लेकिन जो गुस्सा हैं मकतूल के बहन भाई बच्चे, वो इस चीज़ को आज भी समझने से कासिर हैं कि मुलजिम ने उनके बाप को क्यों कत्ल किया। क्योंकि मुलजिम की माँ से मकतूल ने तकरीबन 4-4.5 साल पहले शादी की। 4 साल तो वो हैं जो डिक्लेयर्ड हैं और 6 माह पहले छुप के शादी की थी। उसके बाद 4 साल पहले अपने अहले खाना को बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है और उसके बाद तमाम चीज़ें जो थी बिल्कुल ठीक जा रही थी। मुलजिम अपने स्टेप फादर से अच्छी तरह मिलता था, आना जाना होता था, खाना पीना सारा कुछ इकट्ठा था, यहाँ तक कि मकतूल ने मुलजिम की सगी बहन और भाई की शादी में भी तमाम जो अखराजात थे वो बर्दाश्त किए थे। तो गुज़िश्ता 6 माह में ऐसा क्या हुआ कि मुलजिम ने पहले इसको कत्ल करने की कोशिश की, उसके अंदर ये बच गया और फिर दोबारा से उसके ऊपर कत्ल करने की कोशिश की। जहां बुरसा वजह नाज जानने से कासिर हैं, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जानने में कासिर हैं। पुलिस ये वजह नाज ढूंढने में नाकाम रही है। हम भी ये चीज़ जानने के लिए कि मुलजिम ने ये इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया, अपने सुतेले बाप को क्यों कत्ल किया जो उनके तमाम तरह अखराजात वगैरह बर्दाश्त कर रहा था, जानने के लिए डॉक्टर आफिया के पास आए हैं जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि उनको ये सारी स्टोरी को सुनने के बाद क्या लगता है, क्या वजह होगी कि मकतूल को इस तरह से कत्ल किया। डॉक्टर साहबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जहाँ पे मकतूल के वर्सा अभी इस चीज़ को सोचने और समझने से कासिर हैं कि उनके बाप को, उनके भाई को क्यों कत्ल किया गया है, वहीं पर ये तमाम अकाउंट सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई वजह समझ नहीं आती। यानी उस मुलजिम की माँ ने अगर शादी कर ली थी और माँ हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रहना शुरू हो गई थी और इनको भी कोई एतराज़ नहीं था, तो फिर क्यों कत्ल किया? ये सुन के आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी कत्ल करने की? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इन्वॉल्व करने का। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे यहाँ। क्या है कि हम आवाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ अपने पेशेंट्स के अंदर भी, वो है अदम बर्दाश्त का। हमें ये नहीं पता कि हमने अपने गुस्से का इजहार किस तरीके से करना है और हमने कितनी हद तक कितना गुस्सा किस जगह पे दिखाना है। अब ये तो हम सारी जितने उनके घर के मेंबर्स हैं, जैसे आपने कहा कि उन लोगों के साथ भी आप लोगों ने कुछ बातचीत की है या जो है वो तफ्तीश जो है वो चल रही है, तो अगर ऐसा कुछ सामने आता, जैसे हमें पता चलता कि पीछे से कोई इनका कोई प्लान ऐसा चल रहा था, या उस जो बच्चा है, वो जो लड़का है, उसको घर के अंदर कोई ऐसी फीडबैक मिल रही है या कोई ऐसी चीज़ उसके सामने आ रही है जो कि शायद पहले नहीं आई। 4 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 4 साल के अंदर अगर इस सारी चीज़ के साथ वो अडेप्ट हो गया था, उसने अपने रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बना लिए थे, तो फिर एकदम ऐसी क्या चेंज आई? आया ये कोई मेंटल इलनेस भी हो सकती है, लेकिन इस बारे में हम तब तक कंफर्मेटरी नहीं कह सकते जब तक कि हम उस मुलजिम से बात ना करें और हमें ये ना पता चले कि उसका थॉट, उसका जो सोच थी वो क्या चल रही थी उस वक़्त। क्या ये एक इंटेंशनल मर्डर था या फिर ये कुछ ऐसा था जो कि उसकी जो उसकी सोच थी उसकी इख्तरा थी। बहुत सारी ऐसी मेंटल इलनेसेस हैं जिनके अंदर इंसान की सोच जो है वो एक नेगेटिव तरीके से चलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर जैसे कई दफ़ा हम बोलते हैं साइकोसिस के बारे में, आपने शायद नाम भी सुना होगा इसका, कि इसके अंदर क्या होता है कि इंसान की सोच जो है वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं रहती। उसको ऐसे लगता है कि उसके कानों में कोई आवाज़ें आ रही हैं, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, लेकिन ये एक मेंटल इलनेस है और ये हम उस वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं जबकि हम पेशेंट से उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लें, वो जो वाक़या हुआ उसको देखें और उसका अपना भी अकाउंट लें कि इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसने ये सब चीज़ें जो हैं वो एक डिजीज़ की हालत में की हैं, हाँ, लेकिन ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जिसे ज़रूर असेस होना चाहिए। नंबर 2, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 साल अगर एक चीज़ ठीक तरीके से गई है और एकदम से उसके अंदर एक इंसिडेंस आ गया है, तो उसमें उसकी मेंटल स्टेट जो है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ देखें हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा काउंट करता है। सोशली उसके ऊपर क्या प्रेशर था, उसे लोगों ने किस तरीके से हैंडल किया या उसे क्या कहा, क्या ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो कि उसको इतना प्रोवोक कर गई। आपने कहा कि 4 महीने पहले भी एक इंसिडेंस हुआ। बिल्कुल, 4 महीने पहले वो आया दुकान पे और अपने स्टेप फादर को कत्ल करने की उसने कोशिश की, लेकिन बाय चांस गोली नहीं चली जी। और उस वक्त भी बाद में आपने कहा कि सुलह भी हो गई। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ थी जो कि एक इश्तियाल पैदा कर रही थी, कोई इख्तलाफ आ रहा था, लेकिन वो बाद में सेटल डाउन हो गई। अगर फिर से वो खड़ी हो गई है तो वो क्या चीज़ थी, ये आपको अगर आप फैमिली अकाउंट लेते हैं, उनके साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं, तब हमें पता चल सकता है। हम पेशेंट की जो है वो मेंटल असेसमेंट कर सकते हैं, तब हमें पता चल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडरेशन में रखना है। डॉक्टर साहब,
अगर एक फैमिली हंसी खुशी रह रही है और 4 साल का लंबा अरसा जो है वो गुजर गया हो और उसके अंदर कोई यानी ऐसा इशू ना खड़ा हुआ हो जो इस नहज तक लेके जा सके किसी को कि कत्ल कर दिया जाए, और उस यानी कोई ऐसी चीज़ ना हुई हो लेकिन उसके बावजूद अगर मुलजिम कत्ल करता है, तो आप समझती हैं कि लोगों की बातों में इतना असर होता है कि उसने 6 माह के अंदर लोगों की बातों का असर लेके कत्ल कर दिया? क्योंकि हमारे माशरे में आज भी सेकंड मैरिज से स्टिग्मा जो है वो रिलेट किया जाता है, बड़ा स्टिग्माटाइज किया जाता है इसको। आप समझती हैं ऐसा हो सकता है? देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इंसान इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, आपको पता है ये फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा। ऑनर किलिंग का जो सिलसिला है ये पहले भी हमारे बहुत बड़े बड़े इस तरह के इवेंट्स हो चुके हैं जो कि बहुत अरसे तक चलते रहे, और उसके पीछे जो है वो पूरी कहानी निकलती थी जिसमें एक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ इस तरह हो गया, तो वो सब चीज़ें जो है वो ऑनर किलिंग के उसमें ही आती थी। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से फैमिली का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस था, कोई ऐसी बातें थी, तो वो क्यों इफेक्ट नहीं करेंगी? एक कल्चर देखिए, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हम जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत बनाने में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रोल होता है। अब आपकी शख्सियत डेवलप हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपके बड़े बूढ़े किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किन चीज़ों का किस तरीके से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है। कोई गुस्सा कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है, कोई उसके लिए आपने जो नॉर्म्स बना दिए हैं एक बच्चा होने की हैसियत से और बड़े होकर, वो चीज़ें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अगर ऐसा है कि उसके आसपास के लोग उसको बार बार इस चीज़ के बारे में कहते हैं और वो एक ऑनर की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल कि ये चीज़ उसने इश्तियाल में या गुस्से में की हो। ऑनर किलिंग तो हम जो हमारे माशरे में हम बहुत ज़्यादा केसेस देखते हैं, ऑनर किलिंग ये होती है कि कोई पसंद के ख़िलाफ़ शादी हो जाए, या यानी अब एक तरफ ये मर्द जो है ये 50-52 साल का है, इसकी 2 बेटियां हैं, दूसरी तरफ खातून जो है वो तकरीबन 45 साल की और उसके 5 बच्चे हैं, तो और ये बाकायदा रजामंदी से शादी कर रहे हैं, यानी खातून की फैमिली की तरफ से रजामंदी है, उसने अपने भाइयों वगैरह को, मकतूल ने अपने भाइयों वगैरह को बताया, तो इसके अंदर ऑनर किलिंग का एस्पेक्ट तो कहीं आता नहीं है। जो मैंने आपसे पहले पूछा, यानी हमारे जहन जो है वो लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा कई दफ़ा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर लेता है, तो आप समझती हैं कि लोगों की बातों में इतना असर होता है कि किसी की जान ले ली जाए? देखिए ये हर बंदे की शख्सियत पर डिपेंड करता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपकी शख्सियत के ऊपर दूसरों की बात का कितना असर होता है। लेकिन एक बंदा अगर आपके साथ 4 साल से रह रहा है तो आप उसके साथ कहीं ना कहीं पे एफिलिएशन डेवलप कर लेते हैं, एक रिश्ता, एक बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन उस बॉन्ड को भी आप बालाए ताक रखते हुए कत्ल कर दें उसको, ये मुमकिन है? देखिए ये जैसे मैंने कहा ना कि ये डिपेंड करता है कि आप उस मोमेंट में आपकी मेंटल स्टेट क्या थी, आपके साथ कितनी हद तक अगले बंदे ने जो है वो कोऑपरेट किया या आपको कितना इन्फ्लुएंस किया। और जैसे मैंने कहा कि हर बंदे की शख्सियत डिफरेंट है, मैं आपको एक बात कहूँगी उसका असर आपके मुताबिक डिफरेंट है, मैं किसी और को कहूँगी उसका असर डिफरेंट तरीके से होगा। हो सकता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वीक मोमेंट आया हो जिसकी वजह से उसे ये सब चीज़ें इफेक्ट कर रही हों और पहले ना करती हों, या कोई हालात का चेंज भी हो सकता है कि पीछे से कोई हालात के अंदर कोई चेंज आया है, या उसने कोई ऐसी चीज़ देखी है या कोई इस चीज़ में कोई ऐसा राज है जो कि उससे अब ग्रैस्प नहीं हो रहा और उसने इस हद तक चला गया। देखिए ये एंगर कंट्रोल है ना, कि आपने अपना गुस्सा कंट्रोल किया या नहीं किया और आपने गुस्से में आके कोई खास किस्म की इस तरह की हरकत कर दी। जैसे आपने बिल्कुल इंटरव्यू के शुरू में कहा कि एंगर कंट्रोल जो है वो इंसान के अपने हाथ में होता है कि किस टाइम पे किस हद तक आपने जाना है। बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, एक शख्स, एक इंसान जो इस माशरे में पैदा हुआ हो और 20-22 साल तक उसने माशरे का हिस्सा रह के तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया हो, उसको ये भी पता हो कि अच्छा बुरा क्या है, और आप एक ऐसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पर आपका एक्सपोजर भी ज़्यादा हो, यानी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो आपका एक्सपोजर चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ ज़्यादा हो जाती है, जुर्म और सज़ा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। तो फिर इंसानी जहन को जब ये तमाम चीज़ें, तमाम इन्फॉर्मेशन मालूम हो कि अगर वो किसी को कत्ल करता है तो उसकी सज़ा या उम्र कैद है या सज़ाए मौत है, और एक ऐसा शख्स जो उसका बाप बन गया है और उनके तमाम अखराजात उठा रहा है, तो फिर इंसानी जहन कैसे इस चीज़ के ऊपर आमादा हो सकता है कि इस बंदे की जान ले ली जाए, जबकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता हो। बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, आप समझिए एक नॉर्मल जहन ये कर सकता है? देखिए ये नॉर्मल जहन की हालत में नहीं हुआ, ऑब्वियसली जिस वक्त हुआ होगा उस वक्त उसकी मेंटल स्टेट डिफरेंट होगी। और जहाँ तक मैंने एंगर या गुस्से की बात की है, ये एक ऐसी मोमेंट है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि इंसान उस वक्त अच्छे बुरे की पहचान रख रहा होता है। ये वो मोमेंट है जब आप अनकॉन्शियसली अपने इमोशंस को हाईली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उस वक्त आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज रीड नहीं करते। यही बात हम लोग अक्सर लोगों को कहते भी हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक लें, मतलब आप फ़ौरन से रिएक्ट ना करें। उसमें क्या होगा कि आपका जो
कॉन्शियस कंट्रोल है वो आपके ऊपर आ जाएगा और आप जो उससे रिएक्शन करेंगे वो आपके आम रिएक्शन के करीब करीब होगा या एक नॉर्मल अमाउंट के अंदर होगा। तो पहली बात तो ये कि जब इंसान गुस्सा करता है, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, वो किसी भी किस्म की हरकत कर सकता है क्योंकि आप उस वक्त अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इस बात को एक्सप्लेन करती है। बहुत शुक्रिया। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आफिया हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान शुरू में बिल्कुल कहा कि गुस्सा किस हद तक करना है और कहाँ पे उस गुस्से को आपने उसकी यानी निकालना है, ये इंसान के हाथ में होता है। लेकिन लोगों की बातें जो हैं, हम हर प्रोग्राम में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से यही पूछते हैं कि क्या लोगों की बातें इंसान के जहन पे इतना असरअंदाज हो सकती हैं कि वो तमाम हदें गुस्से की पार कर जाए। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर आफिया ने बड़ा उसका अच्छा जवाब दिया कि उस स्टेट ऑफ माइंड में जब वो एक्ट करने लगा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये चीज़ जो है वो डिटरमिन करती है कि उसको किस हद तक गुस्सा था कि गुस्से की हालत में उसका तमाम कंट्रोल जो था वो अपना खो देता है और उसके बाद वो किसी भी हाथ में चला जाता है। शायद हनूक के ऊपर भी लोगों की बातों ने इस हद तक असरअंदाज हो चुकी थी लोगों की बातें कि वो अपने गुस्से के ऊपर काबू ना रख सका और उसको ये भी तमीज़ भूल गई कि उसका बेशक वो सुतेला बाप है लेकिन उसके घर का खर्चा चला रहा है, उसकी माँ को छत दी हुई है, उसकी बहनों की शादियाँ करा रहा है और तमाम उनके जो माली मामलात हैं उसकी देखभाल कर रहा है। लेकिन गुस्से ने उससे अपने सुतेले बाप को कत्ल करवा दिया और आज उसकी माँ और उसकी बहनें जो हैं बेयारो मददगार हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।